आज की क्लास में हम डीपीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट ईयर का फाइनल एग्ज़ाम का। उसके दो पार्ट्स थे, वन वाज सब्जेक्टिव, अदर वाज ऑब्जेक्टिव, और हमारा एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसीलिए हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। बस हम क्या करेंगे, जो टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में हट गए हैं वो हम टर्म 2 वाले छोड़ देंगे, टर्म 1 वाले क्वेश्चंस करते जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल्स का। क्या कह रहा है? इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एफ डी ई के। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ डी ई के। आप अलग अलग कलर यूज़ नहीं कर सकते, तो आप सिंपली उन पे सर्कल लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी ई। ठीक, कॉरस्पॉन्डेंस मैच कर दिया हमने। अब आगे क्या बोला है? एंगल बी 40 डिग्री है, एंगल ए 80 डिग्री है। फाइंड एंगल ई। व्हाट इज एंगल ई? एंगल ई एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सीपीसीटी से एंगल सी एंगल ई के इक्वल होगा, तो यदि हम एंगल सी कैलकुलेट कर लें तो हमें एंगल ई भी मिल जाएगा। तो एंगल सी कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ ट्राइंगल में क्या लगाना पड़ेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ए 80 है, बी 40 है, सी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो 80 प्लस 40 इज 120। 120 इक्वल टू किधर ट्रांसपोज हुआ? 180 माइनस 120। एंगल सी की वैल्यू आ गई 60, तो एंगल ई की वैल्यू भी क्या हो गई? 60। दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपल है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया इसलिए मैंने लिखा। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो, अब आपको जब करना है एग्ज़ाम में, तो आपने देखा 80 40 120, ये एंगल निकाल लिया, तुरंत 180 में से माइनस करके आ गया 60। अब आपको बस देखना है कि एंगल सी के ई के कॉरस्पॉन्डिंग सी है, तो जो सी की वैल्यू वो ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू क्या आ गई? 60। सिंपल। और यदि हमसे एंगल एफ ही पूछ लिया होता तो हम क्या करते? तो हम कुछ भी नहीं करते, हम सीधे देख करके लिख देते कि ए एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल ए एंड एंगल एफ विल बी इक्वल। तो एंगल ए की वैल्यू 80 है, तो एफ की वैल्यू भी क्या हो गई? 80। एंगल बी 40 है, तो एंगल डी भी क्या हो गया? 40। बस आपको कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना है। एंड यदि दोनों में से ये दोनों दिए हैं जो वही पूछे हैं, तब तो डायरेक्ट लिख देंगे। जो अननोन है वो पूछा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यू हैव अ ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। क्या क्या बोला है? ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी एंड ए सी आर इक्वल। तो आइसोस्लेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके अपोजिट, ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, ये हमको इतना देख करके क्लिक कर जाना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है? एंगल सी एंगल पी के इक्वल है। एंगल सी तो एंगल पी के इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये दोनों एक्स एक्स है, तो एंगल सी पी के इक्वल है, तो पी भी एक्स है। एंड एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो ये भी एक्स हो गया। द टू ट्राइंगल्स आर। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में बात करनी है कि वो आइसोस्लेस हैं बट नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। आइसोस्लेस तो होंगे, कैसे पता चल रहा है आपको आइसोस्लेस है या नहीं? हमारा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो P के अपोजिट क्यू आर एंड इसके अपोजिट Q के अपोजिट पी आर, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई। तो हमारा ये ट्राइंगल यदि हम ऐसे बनाएं तो ये आर क्यू पी ऐसे हो जाएगा। ये दोनों एंगल भी एक्स एक्स और ये दोनों साइड इक्वल। ठीक, तो अब आपको पूछा आइसोस्लेस, तो आइसोस्लेस तो हो गए दोनों, दोनों में दो साइड्स इक्वल है, बट नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। पर कॉन्ग्रुएंट हो ज़रूरी नहीं। तो बेटा एक्चुअली क्या है कि ये एंगल इक्वल हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए एंगल आर के इक्वल आएगा। हाँ, हमको एंगल्स इक्वल दिए, हमें साइड इक्वल दी होती, यदि बोला होता है कि सिर्फ ये साइड इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल नहीं दिया होता, तो उस केस में
एंगल ए और आर इक्वल नहीं आते, पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब बेसिकली ये चारों एंगल इक्वल हैं। मान लें हम यदि एंगल x की वैल्यू 30 है तो ये 30 30 60, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी 120, एंड सेम अप्लाइज हियर 30 30 60, ये आ गया 120। तो एंगल ए और एंगल आर इक्वल हो गए और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो क्या लग गया ए एस एस, हाँ ये साइड ये एंगल ये साइड ए से एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। CPCT से PQ एंड BC भी इक्वल होंगे। क्लियर है। अच्छा, यदि मैंने जो दूसरी बात बोली थी, मैंने कहा कि यदि भाई ये एंगल आपको सिर्फ आइसोस्लेस दिया होता है, ये ट्राइंगल कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं था, तब आपकी ये कंडीशन अप्लाई होती है, आइसोस्लेस बट नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि भैया ये एंगल यदि आपके मान लो 50-50 डिग्री के हैं, तो 50-50 100, ये एंगल क्या आ गया 80, तो ये 80 और ये 120 आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, फिर हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। पर हमें यहाँ पे क्या दिया था, एंगल्स इक्वल दिए थे, इसलिए एंगल इक्वल होने से साइड भी इक्वल हो गई और आपका थर्ड वर्टेक्स एंगल भी इक्वल आ गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसलिए ट्राइंगल्स आर आइसोस्लेस एंड कॉन्ग्रुएंट, ये थर्ड ऑप्शन आएगा। नाइदर आइसोस्लेस नॉर कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोस्लेस। आपको पता है ट्राइंगल दोनों आइसोस्लेस हैं, तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ही बचे थे कि आइसोस्लेस है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यदि साइड्स इक्वल दी होती तो ये कंडीशन होती, पर यहाँ एंगल्स इक्वल दिए हैं तो आइसोस्लेस एंड कॉन्ग्रुएंट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन पैरेललोग्राम ABCD and bisectors of angle A and B intersect at O, find the value of angle AOB। although it is not coming in your exam quadrilateral, but ये सिंपल कंसेप्ट है एंगल बाइसेक्टर का, और मैंने आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ये पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये लाइन्स एंड एंगल्स का भी कंसेप्ट है आपका कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो उनके हाफ का सम क्या हो गया, दोनों का सम 180, 180 का हाफ 90, तो बेटा इन दोनों का सम 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये एंगल क्या आएगा 90। ये कंसेप्ट तो याद ही रखो कि जब भी यदि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यहाँ पर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी भी लग जाती है ना, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो उनके बाइसेक्टर हमेशा राइट एंगल पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये एंगल आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री। दिस इज़ नॉट कमिंग इन एग्जाम बट कंसेप्ट में कम, क्योंकि ये तो सिंपल है, ये भी आपका सिंपल कंसेप्ट है क्वाड्रिलेटरल का। देखो थोड़ा बहुत जो हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं, जो हमने टर्म 2 के कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए, क्योंकि आपका पहले सिलेबस नहीं आया था, तो आप उसके क्वेश्चन भी साथ में कुछ जो इजी हैं दे यू कैन सॉल्व देम। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा हो तो कुछ लोगों के स्कूल में टर्म 2 का सिलेबस भी स्टार्ट हो गया है, जैसे JPHS में भी सर्कल्स पढ़ा रहे हैं, सर्कल्स अभी टर्म 1 में नहीं आ रहा है, टर्म 2 में आ रहा है। ऐसे कुछ और स्कूल्स में भी अलग अलग चैप्टर्स टर्म 2 के स्टार्ट हो गए, क्योंकि यदि आप टर्म 1 का कंप्लीट होने का वेट करेंगे तो टर्म 1 आपकी नवंबर दिसंबर में है, यदि आपने नवंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट की तो आपके पास सिर्फ दिसंबर जनवरी 2 महीने ही बचते हैं, क्योंकि 9th की एग्ज़ाम जनरली फेब में फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाती हैं, और जनरली स्कूल्स फेब में 9th क्लास के एग्ज़ाम्स फेब में कंडक्ट करके मार्च से दे स्टार्ट क्लासेस फॉर 10th आपकी 10th क्लास मार्च में स्टार्ट होती है मैक्सिमम स्कूल्स में। कुछ स्कूल्स में ये होता है कि आपका फेब में नहीं लेकर के एग्ज़ाम मार्च में लेते हैं, बट व्हाट दे डू, दे कंपेंसेट बाय टीचिंग 10th क्लास टॉपिक्स इन 9th इटसेल्फ, कि वो आपको 10th के कुछ टॉपिक्स 9th में पढ़ा देंगे और सेशन अप्रैल से ही शुरू करेंगे। पर वो बात वही है कि वो 9th ख़त्म करके 10th शुरू करते हैं, ये 9th के साथ ही 10th पढ़ा देते हैं, और 9th की फाइनल एग्ज़ाम में भी 10th के टॉपिक्स डाल देते हैं। हर स्कूल का 10th बोर्ड को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है, इट डिपेंड्स आप किस स्कूल में हैं, ठीक है। जैसे कैम्ब्रिज कोर्ट है, DPS है, MPS है, निर्जा मोदी है, दे स्टार्ट देयर सेशन इन मार्च में एग्ज़ाम, फेब में एग्ज़ाम ख़त्म करके मार्च में शुरू हो जाता है स्टेप बाय स्टेप। मतलब JPHS दे जनरली डू कि 9th में 10th का पढ़ा के सेशन तो अप्रैल से शुरू करते हैं, है ना। तो इसलिए हमको भी थोड़ा 9th का टर्म 2 के क्वेश्चंस कर लेना चाहिए जो हमको आते हैं, जो एकदम सिंपल है। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ़ द डायगोनल्स आर इक्वल देन इट कैन नॉट बी अ, क्योंकि हमको रिवाइज करना भी ज़रूरी नहीं तो सब भूल जाओगे। डायगोनल्स इक्वल है किस में होती है, रेक्टेंगल में होती है, स्क्वायर में होती है, पैरेललोग्राम का टाइप से उसमें होगा, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इन द गिवन फिगर। सर्कल्स अभी हमने पढ़ा नहीं, सर्कल्स टर्म 2 में आ रहा है, तो सर्कल्स के क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम सर्कल्स। नेक्स्ट इज फ्रॉम हेरॉन्स फॉर्मूला। If the perimeter of an equilateral triangle is 24 centimeter, then its area is, equilateral triangle का perimeter क्या होता है 3 into side, this is equal to 24, side क्या आ जाएगी 24 divided by 3 that is 8 centimeter। फिर area of equilateral triangle का formula होता है √3/4 a square। तो यहाँ हम substitute करें √3/4, 8 का square 64, 4 से cancel हुआ 16, तो आंसर क्या आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना है आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज नॉट कमिंग, प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा है आपका, स्टेट्स आ रहा है आपका। ठीक, अब आपका जो नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, केस स्टडी बेस्ड। हाँ, केस स्टडी सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है, बातें वही होती है, बस स्टोरी आपको थोड़ी सी या तो एनसीईआरटी की दे दी जाती है या जैसे यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी दे दी, आपके आसपास के सराउंडिंग से उठा करके दे दी जाती है। जैसे यहाँ पर क्या बोला कि रेनू स्टार्टेड लर्निंग बेकिंग इन द लॉकडाउन। रेनू ने बेकिंग सीखना शुरू कर दिया लॉकडाउन में। शी लर्न मेकिंग मफिन्स एंड वॉज वेरी एक्साइटेड टू बेक इट फॉर हर फैमिली। She said the number of eggs needed to make a muffin varies directly as the number of cups of flour used। कि जितना मैदा लगता है जनरली ना, मैदा या आटा, जितने अंडे लगते हैं उतना ही मैदा लगता है। हाँ, she takes 1 cup of flour and 3 eggs। As number of guests increases, the number of eggs and cups of flour increases। कि सेम रेशो में चलता है, यदि हम एग्स बढ़ाएंगे तो हमें आटा भी बढ़ाना पड़ेगा, या फ्लोर बढ़ाएंगे तो एग्स भी बढ़ाना पड़ेंगे। ठीक, टेक P एज द नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर ले लो P कप एंड Q नंबर ऑफ एक्स। तो 1 कप फ्लोर पे कितने एक्स डाल रही थी वो 3 एक्स। हाँ, तो P इक्वल टू 3Q, 1 कप ऑफ फ्लोर एंड 3 एक्स, 1 कप पे 3 एक्स, तो P इक्वल टू 3Q। तो हमारी इक्वेशन कहाँ है, Q इक्वल टू 3P, Q इक्वल टू 2P, Q इक्वल टू 6P, 3Q इक्वल टू P। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन टू शो दिस रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर एंड नंबर ऑफ एग्स यूज्ड इन मेकिंग मफिन। हाँ, सिंपल कंसेप्ट। अब पूछ रहा है हाउ मेनी एग्स आर नीडेड इफ़ यू टेक 3 कप्स ऑफ फ्लोर। यदि आपने 3 कप आटा लिया तो ये कितना लोगे, तो आप इसको 3 3 हो जाएगा। यदि आपने 3 कप आटा लिया मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तभी तो 3 कप होगा, तो 3P, तो P की वैल्यू क्या है 3Q, 3 टाइम्स 3Q, आंसर क्या आ गया 9x। आंसर आ जाएगा 9x, है ना, सिंपल कंसेप्ट है। तो ये आपका एक केस स्टडी हो गई। सेकेंड केस स्टडी क्या है, देखो, once 4 students from class 9th were selected for plantation of flower plants in the school garden। 4 बच्चों को सिलेक्ट किया कि स्कूल के गार्डन में पौधे लगा दो, तुम्हें इंटरेस्ट है तो। द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर पंकज, राजू, दीपक एंड रेणु। एज शोन PQ and MN are parallel lines of the plant। PQ and MN are parallel lines of the plant। ये PQ है और ये MN है, ये पैरेलल लाइन्स हैं प्लांट्स की। ठीक, अब आपको क्या बोला है, पंकज प्लांटेड अ सनफ्लावर प्लांट एक P, पंकज ने यहाँ पर सनफ्लावर लगा दिया, दिख रहा है आपको। देन राजू प्लांटेड अनादर सनफ्लावर एट Q, राजू ने आकर यहाँ पर सनफ्लावर लगा दिया। फर्दर दीपक वॉज कॉल्ड टू प्लांट एनी फ्लावरिंग प्लांट एट पॉइंट M, ही प्लांटेड मेरीगोल्ड देयर। दीपक को बोला भाई कोई भी पौधा लगा दे, तो उसने आके गेंदे का पौधा लगा दिया M पोजीशन पे। तो अब कौन बचा, रेणु। नाउ इट वाज द टर्न ऑफ रेणु, शी वाज टोल्ड टू प्लांट अ फ्लावरिंग प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द 3 प्लांटेड वंस। जो तीनों ने लगा दिया उसके अलावा, इन दोनों ने तो सनफ्लावर ही लगा दिया, इसने गेंदा लगा दिया, उसके अलावा तो उसने आकर के गुलाब लगा दिया। शी प्लांटेड अ रोज प्लांट एट N। देयर वॉज अ वाटर पाइपलाइन XY, एक वाटर पाइपलाइन है, ये जा रही है, मतलब पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। क्वेश्चन इज फ्रॉम लाइन्स एंड एंगल, समझ गए होंगे आप। विच इंटरसेक्ट PQ एंड MN एट A and B एंड एंगल XB and 60।
ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल एक्स बी एन 60, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये हमको गिवन है। तो अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल जेड। वेयर इज एंगल जेड, जेड यहीं पर है बेटा, ये एंगल 60 है तो ये जेड कितना आएगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ रे, लीनियर पेयर, दोनों का सम 180, तो z प्लस 60 इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू 180 माइनस 60 विच कैन बी डन ओरली, आंसर इज 120 डिग्री। z की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। फिर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x, वेयर इज x, x यहाँ पर है, दिस इज योर एंगल x, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे, लाइंस क्या थी, पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, corresponding angles are equal, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 60, रीजन corresponding angle, and the good thing in MCQs you are not required to write any reason, but you should know to calculate it, है ना, but you are not required to write the statement, so it's easy to score full marks in such questions। तो ये आपका जो इनका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे 15, वो पोर्शन हमने कर लिया। अब इनके पेपर का हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें जो आ रहे हैं वो अभी टेस्ट में वही करेंगे हम। हाँ, फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकेंड नहीं आ रहा, थर्ड इज कमिंग। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल whose equal sides are 13 and 13 and base is 10। इक्वल साइड्स 13 13, बेस 10, एरिया कैलकुलेट करना है। हेरॉन्स फार्मूला आप ऐड करोगे, सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, 13 13 26 और 10 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ गई 18, लिख करके करोगे तो 13 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 36 अपॉन 2, वैल्यू आएगी 18। जितनी कम स्टेप में कर पाओ उतना अच्छा है ना, MCQ है, लिखना नहीं है, शो नहीं करना है। तो सेमी पेरीमीटर 18 है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एग्ज़ाम में हमको फॉर्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड नो द फॉर्मूला। अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अंडर रूट एस इज़ 18, फिर 18 माइनस 13 5, 18 माइनस 13 अगेन 5, 18 माइनस 10 इज़ 8, ये आ गया। अब देखो कि हमको इसका स्क्वायर रूट लेना है, 2 5 है, एक 5 बाहर आ गया, 18 क्या था 9 2 ज़ा और 8 ऐसे लिख दें, 8 2 ज़ा 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 4 का, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो आंसर क्या आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो MCQ में आएगा तो ऑप्शन दिया होगा, यू कैन क्लिक दैट। इन द गिवन फिगर, ये हमने प्रूफ किया हुआ है। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो ऐसे ही कहानी दे दी जो लिखा है कि गिवन फिगर द साइड PR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS इंटरसेक्ट एट T। तो अब आपको ये रिलेशन याद रखना है कि ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होता है। ये रिलेशंस जो हैं दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर देम, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि आया तो अब या तो लिखने को आ गया कि एंगल QTR इक्वल टू, तो आपको याद होना चाहिए कि दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, तो इस एंगल का नाम क्या है, हाफ ऑफ P लिखा हो, हाफ ऑफ QPR लिखा हो, हाफ ऑफ RPQ लिखा है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा कि हमको ये एंगल दे दिया कि ये एंगल 80 है और हमसे ये एंगल पूछ लिया, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यदि आपको ये रिलेशन याद है तो आपको पता है इसका हाफ होगा, तो 80 का हाफ करके आपने इसको 40 कर दिया, है ना। या हमको ये एंगल दे दिया 140 और ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे 140 का हाफ करके इसको लिख देंगे 70, ठीक। पर हमको यदि ये एंगल दे दिया 10 डिग्री, तो 10 का डबल क्या होगा 20, हम डबल करके इधर लिख देंगे। दोनों में से जो भी दे दिया, ये एंगल दे दिया सपोज 50 कि QTR 50 और आपसे QPR पूछ लिया, तो ये इसका डबल होगा, 50 का डबल 100, इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी। ये रिलेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको इन दोनों में से एक भी पूछ लिया और कंसेप्ट सेम, ये एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ये वाला एंगल इधर जो बना है बाइसेक्टर से, वो इस एंगल का हाफ होगा, है ना। तो इसमें कुछ भी दे दें, यू शुड बी एबल टू सब्सटीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये प्रूफ करने को तो नहीं आएंगे,
हाँ, कि ये मीडियन वाला, बस आपको याद होना चाहिए कि यदि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये बड़े ट्राइंगल्स भी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि छोटे ट्राइंगल ये मीडियन है तो ये हाफ हुआ, तो ये वाली साइड इसकी बी एम और क्यू एन इक्वल है, तो ये तीनों साइड इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग, तो एस 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 से ट्राइंगल ये वाला सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट होता है, तो सी पी सी टी से बी इक्वल टू क्यू आ जाएगा। फिर ये दोनों साइड्स का साइड्स ऑलरेडी इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल पी क्यू आर के। हाँ, तो इसमें क्राइटेरिया भी पूछा जा सकता है कि यदि ये गिवन है, जो गिवन था कि इन ट्राइंगल टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय, क्राइटेरिया दे दिया, ऐसे 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 व्हाटएवर, आपको याद रखना है कि किससे होगा, ऐसे ऐसे, और पे डायरेक्ट नहीं प्रूव कर सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एस 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 से छोटे ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, फिर उसकी सी पी सी टी से एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल आते हैं और उससे आपका ऐसे ऐसे फिर बड़े ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना वो तो सारे कंसेप्ट आपको आना चाहिए, उसमें से किसी पे भी क्वेश्चन बना दिया गया तो आपकी गलती नहीं होना चाहिए। ये अभी नहीं आ रहा, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, एंगल से सर्कल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, हिस्टोग्राम इज कमिंग। क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन होम द सर्वे इज डन, टोटल लोग निकालो जिन पे सर्वे हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, इन सबका नंबर ऑफ पर्सन्स को ऐड करके बताएंगे, तो 15 + 25 कितना हुआ, या मैं डायरेक्ट कर दूँ 15 15 20 30 30 60 78 90 80 90 हो गया टोटल। 15 15 30 30 25 5 30 30 60 70 80 90 70 80 90 और 10 100 हो गया, 100 है नंबर ऑफ पर्सन जिस पे सर्वे किया, 100 है। फाइंड द क्लास मार्क फॉर द क्लास इंटरवल 65 to 70, क्लास मार्क याद है ना, क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम इसको 65 + 70 डिवाइडेड बाई 2 करते थे, ऐड करेंगे 135 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा 67.5। ये लंबा तरीका है, आसान तरीका मैंने क्या बताया था, क्लास साइज क्या है 70 - 65 = 5, क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज क्लास साइज, तो क्लास साइज आपका 5 है और हम क्या करें इस 5 का हाफ कर दें तो 2.5, लोअर लिमिट में प्लस कर दें तो 65 + 2.5 67.5, या अपर लिमिट में से माइनस कर दें, जो आसान लगे, ऐड करना हमेशा ईजियर होता है, तो 70 में से 2.5 माइनस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 67.5, या नॉर्मली दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें तो भी आंसर सेम आएगा। बट द ईजियर ऑप्शन, जब एमसीक्यू ही है तो आप सिंपली क्लास साइज देखें, क्लास साइज का हाफ करें और उसको लोअर लिमिट में ऐड कर दें, यू विल गेट द क्लास मार्क ईजीली। जैसे मान लो कि चलो मैं दूसरा पूछती हूँ तुमसे, इसका क्लास मार्क निकालना है, तो आपको पता है क्लास साइज क्या है 5 का हाफ क्या आया 2.5, तो 50 में 2.5 ऐड किया, इसका क्लास मार्क क्या हो गया 52.5, इसका क्लास मार्क क्या हुआ 40 था 42.5, 60 वाले में क्या हो गया 62.5। अब 55 वाले को देखो तो 45 में 2.5 ऐड करेंगे 47.5, 55 में ऐड किया 57.5, 65 में ऐड किया 67.5, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, यू कैन ईजिली डू दिस। अब पूछ लें कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन से इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो यू नीड टू चेक दिस कि ये आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 28, मिनिमम वैल्यू 5, सबसे कम लोग 65 to 70 वेट के हैं 5 लोग, और 50 to 55 वेट में 28 पर्सन्स आर देयर। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। ओके, इतने ही क्वेश्चंस थे इस पेपर में, इसमें 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑफ 5 मार्क्स,
9 क्वेश्चन इधर थे और 25 नंबर का ये पेपर था, 15 नंबर का ये था, ये भी 40 मार्क्स का पेपर था। हाँ, तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर कि आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जैसे आपके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, एक हमारा वो वाला भी है जब लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है और इधर से एक लाइन जा रही है। तो हमने क्या प्रूव किया था, एंगल ROS ये PQ है, हमने प्रूव किया था एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOR माइनस POR। ये रिलेशन भी हमने प्रूव किया एनसीईआरटी में लाइन्स एंड एंगल्स में, फर्स्ट एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और एक लाइन इधर से ऐसे रह जा रही है। तो आपको प्रूव करना था कि ये एंगल हाफ ऑफ QOR माइनस POR है। अब देखो, अब इसी में आपको क्या किया कि दे दिया एंगल QOR, इसकी वैल्यू दे दी, मान लो कि ये 120 डिग्री है, और हमसे ये वाला एंगल ROS पूछ लिया। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमको ये रिलेशन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये एंगल 90 है, तो ये 90 है, ये 120 है, तो 120 माइनस 90 क्या बचा, 30। अब हमें ये एंगल निकालना हो POR, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 60। या हम इससे भी निकाल सकते थे, दिस इज़ लीनियर पेयर, ये 120 है, इन दोनों का सम 180 होगा, इस लाइन को हम OS को इग्नोर कर दें तो ये 60 आ गया, है ना। कई तरह से निकाल सकते हो ये वाले कोई पर्टिकुलर टाइप में। और आपका एक क्वेश्चन वो था जिसमें इसमें हमने एक रे बनाई, फिर इधर एंगल बाइसेक्टर, इधर एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना। ये आपका एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक। तो हमको क्या प्रूव करना था कि ये जो एंगल है ये वाला, इसकी वैल्यू निकालनी थी। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर सेम कंसेप्ट, सप्लीमेंट्री वाला 180, 180 का हाफ 90, तो ये पूरा 180 है, तो ये यदि हम देखें तो इन दोनों का सम 180, पर ये क्या हो गया, इसका हाफ, ये हो गया इसका हाफ, तो हाँ 180 का हाफ 90, तो ये एंगल ROT था बुक में। तो एंगल ROT की वैल्यू क्या आती है, 90 डिग्री। ये बात भी बिल्कुल याद रखो, ठीक है। तो और क्या करें, चलो अब हम, आप लोग प्रॉब्लम्स नहीं भेज रहे हो, मेन प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट सेंडिंग एनी डाउट्स, और मुझे लग रहा है मैंने मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो फिर हम एक काम करते हैं, कल से हम ट्राइंगल्स स्टार्ट करते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स के भी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिए थे, है ना। तो हम कल से ट्राइंगल्स का रिविज़न स्टार्ट करते हैं। तो गेट रेडी विथ क्वेश्चंस ऑफ ट्राइंगल्स, और किसी भी चैप्टर में से आपके क्या क्या आ रहा है, आपका नंबर सिस्टम आ रहा है, नंबर सिस्टम आ रहा है, पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, लीनियर इक्वेशन, 5 यूक्लिड्स हट गया है, 6 लाइन्स एंड एंगल्स आ रहा है, 7th ट्राइंगल्स आ रहा है, उसमें इनइक्वालिटी हट गई है, हाँ 12th हेरॉन्स फॉर्मूला आ रहा है, और 14th स्टेट्स आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर्स आर कमिंग इन योर एग्जाम। अब हम देखें कि हमने किस किस का रिवीजन कर लिया। हमने नंबर सिस्टम का कर लिया, कोऑर्डिनेट हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, और हम स्टेट्स का भी रिवीजन कर चुके हैं, है ना, हम पिछले उसमें। और हेरॉन्स फार्मूला के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही जब हमने पढ़ा था उस वक्त ही मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस काफ़ी सारे करवा दिए थे, तो इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं। लाइन्स एंड एंगल्स के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी करवा चुके हूँ। मेन बचा है आपका ट्राइंगल्स, हाँ लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स और हेरॉन्स फार्मूला थोड़े बचे हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम मिक्स करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, कि ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स सब मिक्स करके क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कि सारे मिला करके दे दिए तो पता चलेगा किसको कितना आता है। क्योंकि एग्जाम में बेटा ऐसा अलग से मेंशन नहीं होगा कि दिस इज़ फ्रॉम लाइन्स एंड एंगल्स, दिस इज़ फ्रॉम ट्राइंगल्स, है ना। हमको सोचना पड़ेगा, देख के क्वेश्चन पता चल जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी की बात हो रही है, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, क्या बात हो रही है वो क्वेश्चन देख करके यू विल गेट टू नो। पर ये 3 चैप्टर मेनली बचे हैं, और नंबर सिस्टम आपको पता है उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है,
कितने तरह के क्वेश्चन हमने किए थे, है ना। उसमें कैलकुलेशन भी है, उसमें वैरायटी भी है, तो उसको बहुत प्रैक्टिस करना। बाकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज़ वेरी इजी, लीनियर इक्वेशन बहुत आसान है, स्टेट्स बहुत ही इजी हो गया है आप लोगों के लिए, कुछ बचा ही नहीं उसमें। हेरॉन्स फार्मूला आप लोगों को अच्छे से आता है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है, बाकी कंसेप्ट एकदम इजी है। इसमें अपना वाला पोर्शन आ ही नहीं रहा है, क्वाड्रिलेटरल के एरिया वाला बचा, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, तो इनकी प्रैक्टिस करें और इसकी प्रैक्टिस करें, बाकी बहुत ईजी है। हाँ, टू स्कोर फुल मार्क्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट दिस टाइम, तो मेहनत करो, जो भी प्रॉब्लम है पूछो, और सारी क्लासेस फिर से देखो, जिस भी टॉपिक में डाउट आता है उस टॉपिक की क्लास लगा करके देखो। कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो मुझे बताओ, मैं उस टाइप के और क्वेश्चन करवा दूंगी, है ना। कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू स्कोर मार्क्स, द ओनली थिंग इज़ एक्यूरेसी दिस टाइम, क्योंकि 1 मार्क में क्या होता है बेटा, जैसे 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो हमारी स्टेप्स करेक्ट हैं, हमने कुछ गलती कर दी तो मार्क्स सारे नहीं जाते, ज़ीरो नहीं होता। 4 नंबर का है तो 2 नंबर 3 नंबर डिपेंड्स कितनी स्टेप्स में आपने मिस्टेक की, आपको मिल जाते हैं। पर 1 मार्क में क्या होगा, यदि करेक्ट होगा आंसर तो ही मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर है तो ज़ीरो मिलेंगे। हाँ, जैसे अभी मैं भी आपको MCQ में टेस्ट में जैसे मैंने कोऑर्डिनेट पूछे, आपने लिख दिया 7,6, आंसर है 7,6, अधिकतर लोगों ने लिखा 3,6, तो एक आंसर करेक्ट है, तो आई विल गिव यू 0.5 मार्क्स। हाँ, मैंने हाफ मार्क दिया है, पर एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में 0, 3,6 में है, यदि 3,6 7,6 दोनों ऑप्शन है और आपने 3,6 टिक किया बजाय 7,6 के, क्योंकि MCQ आएगा, मेरा तो फिल इन द ब्लैंक्स था, तो जिनका 2 में से एक आंसर करेक्ट था मैंने हाफ दिया है। पर ये आप ध्यान रखो, आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा टू स्कोर फुल मार्क्स इन MCQ टाइप एग्ज़ाम, यू कैन नॉट कमिट मिस्टेक्स, वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगी, है ना। तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो डाउट हो पूछें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।